हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजपुर पर। जैसा कि आपको पता है कि अब आप नॉलेजपुर चैनल के माध्यम से अपने 10वीं क्लास के सभी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं, वह भी निःशुल्क। यानी आपको यहाँ पर अब पढ़ने के लिए 1 रुपया देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे अभी सोशल साइंस और इंग्लिश सब्जेक्ट की पढ़ाई शुरू हो गई है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ। और आज या कल से ही आपको मैथ का भी वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा, एक हमारे अलग फैकल्टी के द्वारा। हम लोग पढ़ रहे हैं सोशल साइंस, और सोशल साइंस में हमने शुरू किया है इकोनॉमिक्स। हम पढ़ रहे हैं अर्थव्यवस्था, और अर्थव्यवस्था में हम पार्ट 4 यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उनको ज़रूर देखिएगा। आपका पूरा ये जो पहला चैप्टर है ना, पहला चैप्टर ही क्लियर हो जाएगा। याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर। कौन सा चैप्टर? तो ये हमारा पहला चैप्टर है, और पहले चैप्टर का ही आज पार्ट 5 है, यानी यह इनका 5वां वीडियो है। तो 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो गया है, उनको जाके ज़रूर देखिएगा। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि ये नहीं आएगा, ये भी आएगा, लेकिन उनको ज़रूर देखिएगा तो आपका पूरा चैप्टर ही क्लियर होगा। और कहीं से भी प्रश्न बनेगा तो 100% आपको उनका उत्तर पता होगा और आपको उनके अंक मिलेंगे। तो पार्ट 5 में हम आज क्या देखने वाले हैं? तो हमने पार्ट 4 में देखा था कि हमारे बिहार के पिछड़ेपन का क्या कारण है। आज के वीडियो में देखेंगे कि हम बिहार के पिछड़ेपन को कैसे दूर कर सकते हैं, यानी बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय। बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय। दूर करने के उपाय, ठीक है। तो देखिए, हम इसमें क्या सब ऐसा काम कर सकते हैं कि जिनसे जो हमारा बिहार रैंकिंग में नीचे से टॉप आता है ना, हम उनको कम कर सकें। यानी हम नीचे से नहीं बल्कि ऊपर से 5 या 3 राज्यों की श्रेणी में आए। उनके लिए हमें क्या क्या कदम उठाना चाहिए, हम उन्हीं के बारे में आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और स्पेशली हम यहाँ पर उन्हीं के उपाय को ढूंढेंगे। तो हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है उन पर नियंत्रण करना। और हमारी समस्या क्या है? जनसंख्या। जनसंख्या पर नियंत्रण। अगर हमें बिहार के पिछड़ेपन को दूर करना है तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है हमारी जनसंख्या पर नियंत्रण। अगर जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं होगा, हमारे पास जो संसाधन है उस संसाधन का बहुत ही ज़्यादा उपयोग होगा। अगर हमारा संसाधन सीमित होता तो हम उन संसाधनों को लंबे समय तक यूज कर सकते थे। उदाहरण स्वरूप आप अपने घर को ही देखिए। अगर आपके घर में मान लीजिए 10 केजी चावल है और आपके घरों में सदस्यों की संख्या 5 है, तो आराम से आप 10 केजी चावल को 1 महीने या 1.5 महीने आप खा सकते हो। लेकिन अगर आपके घर में आपके रिश्तेदार आ जाएं 5 और, तो वह चावल अब 1 महीने नहीं चलेगा, वह उनके आधे दिन में ही समाप्त हो जाएगा, यानी 15 दिन में समाप्त हो जाएगा। उनके बाद अगर हमारी जनसंख्या कम होगी तो सरकार हम बिहार राज्य में स्पेशली यहाँ के लोगों पर अच्छे से काम कर सकती है, उनको सभी सुविधाएं उपलब्ध करा सकती है। ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण सरकार को समस्याएं उत्पन्न होती है सभी लोगों की आवश्यकताओं को या सभी लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने में। तो जनसंख्या किसी भी राज्य के लिए, किसी भी देश के लिए, इवन एक अगर फैमिली में एक दंपत्ति के अगर 7-8 बच्चे हैं, उनको वह कभी भी सारी सुविधा नहीं दे पाएंगे जो दूसरे दंपत्ति के अगर 2 बच्चे हैं वो जो उनको दे पाएंगे। इसीलिए हमें जनसंख्या पर नियंत्रण करना, अगर हम यह चाहते हैं कि बिहार का पिछड़ापन दूर हो, तो हमें सबसे पहले कंट्रोल करना होगा किस पर? तो बिहार
की जनसंख्या पर। किस पर? बिहार की जनसंख्या पर। हमारा दूसरा है, हम बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए और हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो कृषि पर जो निर्भरता है, हमें इनको भी कम करना होगा। यानी या फिर हम यह बोले कि हमें कृषि पर क्या करना होगा, तो हमें विकास करना होगा। यानी यहाँ पर जो हमारे राज्य की एक बहुत बड़ी आबादी, यानी 80% से ज़्यादा आबादी जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के कार्यों में लगी हुई है, सरकार को कहीं ना कहीं उनका एक ऑप्शनल ढूंढना चाहिए। सरकार को ऐसे लोगों को रोजगार देना चाहिए जो अप्रत्यक्ष रूप से उसमें काम कर रहे हैं, और प्रत्यक्ष रूप से भी जितने व्यक्ति की ज़रूरत है, अगर उनसे ज़्यादा व्यक्ति काम कर रहे हैं, अभी बेरोजगारी के वजह से, गरीबी की वजह से अगर एक खेत में 4 लोगों का ज़रूरत है, घर पे जो 2 लोग बेरोजगार बैठे हैं, वह भी कहीं ना कहीं जाके अपना योगदान कृषि में ही देने लगते हैं। उनके बाद आपको पता है कि कृषि से बिहार में कितना ज़्यादा ही उत्पादन होता है, तो सरकार को कहीं ना कहीं यहाँ के किसानों को वैज्ञानिक पद्धति से जोड़ना चाहिए। सरकार को यहाँ के किसानों को अच्छा बीज, सिंचाई की अच्छी सुविधाएं, यह सब भी उपलब्ध करानी चाहिए, ताकि अगर हमारा कृषि में भी अगर हम ज़्यादा उत्पादन कर पाएंगे, तो यह भी कहीं ना कहीं मदद करेगा हमारे बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने में। ठीक है, अब हम और बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम बाढ़ पर नियंत्रण कर सकते हैं। हमें क्या करना चाहिए या क्या करना होगा, तो हमें बाढ़ पर नियंत्रण करना होगा। जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक साल एक बार आना ही है हमारे कोसी नदी का पानी, और ये एक बिहार राज्य के वासियों के लिए यह एक श्राप जैसा है। किसानों के सभी आस पर यह पानी फेरने का काम करता है। तो सरकार को कहीं ना कहीं, अब ये मॉडर्न एज में बहुत सारा ऐसा टेक्नोलॉजी है, सरकार ये जो बाढ़ का जो पानी आता है, इनकी धारा को मोड़कर कहीं ना कहीं किसानों का जो कृषि करने योग्य भूमि है, उनसे इनको दूर ले जाना चाहिए, या फिर बहुत सारा सरकार को बैरेज बनाकर उनकी पानी की जितनी आवश्यकता है उतना ही किसानों के तरफ छोड़ना चाहिए या किसानों को उपलब्ध कराना चाहिए। तो इनके लिए सरकार को कहीं ना कहीं बाढ़ पर नियंत्रण करना होगा। अगर बाढ़ पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो प्रत्येक साल बिहार के किसानों का लाखों टन अनाज यूं ही बर्बाद होता जाएगा, और हमारे बिहार का पिछड़ापन कभी भी दूर नहीं हो पाएगा। उनके बाद अगर हम इसी में ऐड करना चाहें तो हम यह बोल सकते हैं कि हमारे बिहार में कहीं ना कहीं सरकार को आधारिक संरचना का भी, आधारिक जो हमारा संरचना है, इन पर भी सरकार को कहीं ना कहीं काम करना होगा। यानी आधारिक संरचना का क्या करना होगा, सरकार को विकास करना होगा। हमारे राज्य के लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उन सब पर कहीं ना कहीं सरकार को काम करना होगा। अगर सरकार ट्रेनिंग सेंटर बहुत ज़्यादा खोल दे, लोग अगर ट्रेंड हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि अब बिहार में एजुकेटेड लोगों की संख्या कम है, अभी बिहार में शिक्षित लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो ट्रेंड नहीं है। सरकार, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जो इनके पास बहुत ही ज़्यादा माइंड है व्यापार करने के लिए, लेकिन उसके पास पूंजी नहीं है। तो सरकार को जो आधारभूत हमारी संरचना है, हमें शिक्षा पे, व्यापार में, या फिर हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है, या परिवहन सेक्टर है, या फिर हमारा जो लोगों की जो हॉस्पिटल की आवश्यकता है, तो इन सब पर सरकार को कहीं ना कहीं काम करना होगा, तभी जाके हम बिहार के पिछड़ेपन को दूर कर सकते हैं। तो आधारभूत संरचना को भी सुधारना सरकार की यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, और सरकार को इस जिम्मेदारी को टेक ओवर करना चाहिए, उनको लेना चाहिए, उन पर काम करना चाहिए, तभी जाके हम अपने बिहार का पिछड़ापन दूर कर सकते हैं। इनके बाद हम और क्या कर सकते हैं, तो सरकार को कहीं ना कहीं अब अपने राज्य में यानी बिहार में उद्योगों का विकास करना होगा।
क्या करना होगा? उद्योगों का विकास। उद्योग मतलब अब जैसे कि मैंने कल के वीडियो में बिहार का जब मैं पिछड़ापन बता रहा था तो वहाँ पे भी हमने बताया था आपको कि हमारे यहाँ औद्योगिक विकास की कमी है। मतलब वहाँ पर एक टॉपिक था कुशल प्रशासन का कमी। तो उसमें आप यह समझिए कुशल प्रशासन में कि हमारी सरकार कभी ऐसा पहल ही नहीं करती है कि जितने भी भारत के व्यापारी हैं उनसे जाएं, बातचीत करें, उनको हम ऑफर करें कि आप आइए हमारे बिहार में, हम आपको लैंड उपलब्ध करवा देंगे, ज़मीन उपलब्ध करवाएंगे, हम आपको बिजली की सुविधाएं देंगे, हम आपको परिवहन की अच्छी सुविधाएं देंगे, अगर आपको ज़रूरत होगी तो हम आपको रुपया भी देंगे काम करने के लिए। तो हमारे राज्य में क्यों नहीं आएगा? तो सरकार को कहीं ना कहीं अपने बिहार में उद्योगों का विकास करना होगा। उद्योगों का विकास करने के लिए सरकार को हमारे देश की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनसे जाके बात करना होगा, उनको बताना होगा कि अगर आप हमारे बिहार में आओगे तो आपको यहाँ पर सस्ता ज़मीन मिल जाएगा, उनके बाद आपको यहाँ पर बिजली की अच्छी सुविधाएं मिलेगी, हम आपकी यहाँ पर सुरक्षा करेंगे, आपको परिवहन मिलेगा, आप बिहार में आओगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा शिक्षित जो है वो आपको रोजगार यानी मजदूर मिल जाएगा। तो हमारे राज्य में भी उद्योग आ सकते हैं, लेकिन इनके लिए सरकार को कहीं ना कहीं पहल करना पड़ेगा। और हमें क्या करना होगा? तो हमें अपने बिहार से ना गरीबी को दूर करना होगा। हमें अपने बिहार से क्या करना होगा? गरीबी को दूर करना होगा। किसको दूर करना होगा? गरीबी को। तो हमें गरीबी को दूर करने के लिए सरकार को कहीं ना कहीं अब कदम उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि गरीबी एक श्राप है। अगर लोगों के पास रुपये नहीं होंगे और सरकार गरीबों के लिए अगर कोई उपाय के रूप में उनको रोजगार देने के लिए रोजगार का सृजन नहीं करेंगे तो हमारे बिहार का पिछड़ापन कभी भी दूर नहीं हो सकता है। तो ये 6 मुख्य बातें हैं जिन पर सरकार को कहीं ना कहीं काम करने की ज़रूरत है। उनके बाद हम यहाँ पर अगर बोलें तो एक ये लिस्ट में नहीं है लेकिन यह कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि हमें एक स्वच्छ और ईमानदार सरकार की ज़रूरत है। स्वच्छ तथा ईमानदार सरकार, स्वच्छ तथा ईमानदार सरकार। आप आए दिन सुनते होंगे सरकार के इस कैबिनेट में या फिर सरकार के इस मंत्रिमंडल ने इतने करोड़ का घोटाला किया। तो हमें कहीं ना कहीं एक ईमानदार सरकार भी चाहिए। अभी क्या है, अभी सरकार जॉब तो देती है लेकिन जो नीचे कैटेगरी का जॉब होता है उसमें बच्चे एग्ज़ाम जाके देते भी हैं और उनके रिजल्ट आने से पहले ही मालूम पड़ता है कि वह जो सीट था वह ऑलरेडी फुल हो चुका है। एग्ज़ाम देने या ना देने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो हमें कहीं ना कहीं स्वच्छ और ईमानदार सरकार की ज़रूरत है, तभी जाके हम अपने बिहार के पिछड़ेपन को दूर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है यह आपका प्रश्न क्लियर हो गया होगा। आपका यह प्रश्न आपसे दीर्घ उत्तरीय में ज़रूर पूछा जाएगा। बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के क्या उपाय हैं? या तो आपसे यह पूछा जाएगा या फिर आपसे पूछा जाएगा कि बिहार के पिछड़ेपन की क्या समस्या है या बिहार पिछड़ा हुआ क्यों है, इनका क्या वजह है। तो या तो आपसे पिछड़ेपन का कारण पूछेगा या आपसे पूछेगा बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं, इनका वर्णन कीजिए। तो वहाँ पे आपको दे दिया जाएगा 150 शब्दों में या 200 शब्दों में। तो वहाँ पर आपको डिटेल से आपको यह लिखना पड़ेगा। आप एक टॉपिक लिखिएगा जनसंख्या पर नियंत्रण, इनके बारे में आपको 3-4 लाइन लिखना होगा। जो मैंने समझाया उस चीज़ को एक बार आप वीडियो को पुनः देख लीजिएगा, 100% आपको समझ में आएगा अगर आपका कंसंट्रेशन बोर्ड पर है तब जाके। तो अब इनके बाद कुछ छोटी छोटी 1-2 टॉपिक है उनको देखते हैं और फिर हमारा यह अध्याय हो जाएगा समाप्त। फिर इनके बाद हम अगली वीडियो में देखेंगे इस अध्याय से संबंधित क्या क्वेश्चन आंसर है, उनको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आपको पता है कि हमारे बिहार से झारखंड कब अलग हुआ, बताइए जरा कोई। तो बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? तो आप क्या बोलिएगा कि बिहार से सर झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। कब हुआ?
15 नवंबर 2000 ईस्वी को। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ, तो आप बोलना है 15 नवंबर 2000 ईस्वी। उनके बाद पता है आपको, बिहार के पिछड़ेपन के बारे में मैं बता रहा था, तो एक बार इंटरव्यू के दौरान APJ अब्दुल कलाम साहब ने भी कहा था, अगर हमें भारत का विकास करना है तो उनके लिए सबसे पहले बिहार का विकास करना जरूरी है, क्योंकि बिहार एक बहुत ही बड़ी आबादी वाला देश है। जब तक इनका विकास नहीं होगा तो भारत का विकास संभव नहीं है। उनके बाद अब मान लीजिए आपसे अगर यह पूछ ले कि बताइए कृषि जनित उद्योग से आप क्या समझते हैं, कृषि जनित उद्योग से आप क्या समझते हैं, तो आप क्या बोलिएगा? कृषि जनित उद्योग क्या है, तो आपको क्या बोलना है कि ऐसे उद्योग जो कृषि पर आश्रित हो, ऐसे उद्योग जो कृषि पर आश्रित हो, हम उसे कहेंगे कृषि जनित उद्योग। उसे हम क्या कहेंगे? कृषि जनित उद्योग। जैसे मान लीजिए आपको चीनी उद्योग जो है, चीनी उद्योग भी कहीं ना कहीं किस पर निर्भर करता है, तो आप बोलिएगा सर कृषि पर, क्योंकि उसका उत्पादन चीनी जो बनता है ना, वो गन्ने से बनता है, ईख से बनता है, और उसका उत्पादन कौन करता है? उसका उत्पादन सर किसान करता है। और आप क्या बोल सकते हैं कि सर मान लीजिए अगर कोई आम से अचार बनाकर बेच रहा है, तो वो कहीं ना कहीं जो अचार है वह भी किस पे निर्भर करता है, तो वह भी बोलिएगा सर ये जो है ना, यह कृषि जनित उद्योग है। यह कौन सा उद्योग है? कृषि जनित उद्योग है। तो कृषि जनित उद्योग का परिभाषा क्या हो जाएगा? ऐसे उद्योग जो किस पर निर्भर हो? जो किस पर निर्भर हो? कृषि पर निर्भर हो। किस पर निर्भर हो? कृषि पर निर्भर हो। हम ऐसे उद्योग को ही क्या कहेंगे? कृषि जनित उद्योग कहेंगे। उनके बाद मैंने आपको कल बताया था गरीबी रेखा के बारे में। किसके बारे में? गरीबी रेखा के बारे में। तो ये तो बहुत आसान है। ये क्या है? तो आप क्या बोलिएगा? सर आपने बताया था कल कि गरीबी रेखा को हम किस में मापते हैं? तो कैलोरी में मापते हैं। किस में मापते हैं? कैलोरी में। कैलोरी में गांव में कितना, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में कितना होना चाहिए? मैंने कल कितना बताया था आपको? तो ग्रामीण क्षेत्रों में होनी चाहिए 2400 कैलोरी, और शहरी क्षेत्रों में कितना होना चाहिए? तो आपको क्या बोलना है कि सर 2100 कैलोरी। ये दोनों किसमें है? कैलोरी में है। किसमें है? कैलोरी में। मुझे उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। हमारे पहले चैप्टर का, यानी इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर का जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक था, वो सब का सब अब हो गया है कवर। एक बार थैंक्स गॉड तो बोल ही दीजिए। अब सब हो गया है कवर। अगला जो वीडियो आएगा, उस वीडियो में मैं ऑब्जेक्टिव या जितने भी प्रश्न उत्तर होंगे, हम उनको भी 2-3 पार्ट में पूरा कवर करेंगे। इनका जो भी प्रश्न उत्तर है, अगर इस अध्याय से संबंधित जो 5 हमारा पार्ट अपलोड हुआ, उनमें अगर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं हर एक कमेंट में पूछे गए प्रश्न का जवाब अगले वीडियो में जरूर दूंगा। तो आप जरूर पूछिएगा और मैं आपका जवाब दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही मेरे लिए मोटिवेशन है। आप थोड़ा सा मेरा मदद कर सकते हैं इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके। मेरा भी मदद होगा, इनसे आपका भी मदद होगा, क्योंकि 10वीं के पढ़ने वाले बच्चों की जब जनसंख्या बढ़ जाएगी तो फिर यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव क्लास। और आपको पता है लाइव क्लास का मज़ा ही कुछ और है। आप जैसे विद्यालय में कोचिंग में जाके सर सामने से पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ते हैं तो वहाँ मज़ा आता है, क्योंकि आप वहाँ पर करंट में क्वेश्चन अपनी कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं सर से पूछकर। वही सुविधाएं अगर आप भी चाहते हो तो आप इस वीडियो को लिंक कर प्रत्येक आदमी, कम से कम आप टारगेट रखिए कि मैं 10 आदमी को तो शेयर करूंगा ही, या फिर मेरी क्लास के जितने भी बच्चे हैं, आप जहां से भी बिहार के जिस भी क्षेत्र से आप देख रहे हैं, आप कोशिश कीजिए कि मैं अपने सभी दोस्तों को या मेरे रिश्तेदार में जो भी 10वीं की तैयारी कर रहे हैं उन तक तो मैं अपनी वीडियो पहुंचाऊंगा ही। और फिर जैसे ही 10वीं के बच्चों की संख्या बढ़ेगी, हम लाइव आके आपको पढ़ाना शुरू कर देंगे। आप अपनी समस्याओं को, वीडियो आपको कैसा लगा, इनके बारे में आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।
आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, यह कहीं ना कहीं अच्छा बात नहीं है। आज के वीडियो में बस इतना ही। हाँ, जाने से पहले एक बार और मैं आपको बता दूं, अब आपको इन सभी वीडियो का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आपको इन सभी वीडियो का आपको अब क्या मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। ये जो आपको चैप्टर 5 जो आप कंप्लीट हो गया ना, चैप्टर 5 आपको अब इन सभी का मिल जाएगा पीडीएफ, वो भी हैंड रिटन, हाथों से लिखा हुआ पीडीएफ मिलेगा। हैंड रिटन आपको पीडीएफ मिलेगा। लेकिन ये पीडीएफ मिलेगा कहाँ? ये मिलेगा आपको टेलीग्राम पर। कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पर। आप टेलीग्राम अगर आपके मोबाइल में डाउनलोड नहीं है तो आप प्ले स्टोर से टेलीग्राम को डाउनलोड कीजिएगा। आपका अपना अकाउंट बनाने के बाद आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा नॉलेजपुर। नॉलेजपुर याद रखिएगा, यहाँ पर आपको पूरा एक ही साथ लिखना है, स्पेस नहीं देना है कहीं पर भी, और इनके साथ ऐड कर दीजिएगा अमन, नॉलेजपुर अमन। आपको आप जब यह टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो आपको एक ही बार में हमारा चैनल मिल जाएगा। अगर आप नॉलेजपुर सर्च करोगे तो इस नाम से बहुत सारा चैनल बना हुआ है। आप जब इनको सर्च करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से लिखा हुआ नॉलेजपुर आ जाएगा, नॉलेजपुर आ जाएगा। वहाँ पे स्पेस नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ा जो हमारे चैनल का खासियत है वो यहाँ पर रहेगा, दोनों साइड में एक किताब का लोगो। और मैं अपने चैनल का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो वहाँ पे आप जैसे ही लिंक को क्लिक करोगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाओगे। और आज ही आपको शाम तक इस 5 पार्ट का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।